बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कॉन्सेप्चुअल नर्सिंग एकेडमी। आज की वीडियो में हम अपने फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग सीरीज़ को आगे बढ़ते हुए यूनिट 10 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज पैटर्न। आज के हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स है जिनको हम वन बाय वन कवर करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि हमारे पास एक्टिविटी और एक्सरसाइज पैटर्न क्या है। ये हमारे पास पर्सन की जो रूटीन ऑफ एक्सरसाइजेस होती हैं, उसकी एक्टिविटी होती हैं, उसकी लेजर एंड रिक्रिएशन यानी उसकी जो क्रिएटिव एक्टिविटीज़ होती हैं, जिनमें हमारे पास एडीएल यानी एक्टिविटी इन डेली लाइफ, जो वो एक्टिविटी जो कि हमें एनर्जी के लिए जो है वो चाहिए होती है। फॉर एग्जांपल ड्रेसिंग करने के लिए, कुकिंग करने के लिए, कोई भी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए जो हम एक्टिविटी करते हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है ताकि हम वो परफॉर्म कर सकें। दूसरे जो हमारे पास है टाइप, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ एक्सरसाइज। एक्टिविटी हमारे डेली लाइफ के लिए होगी और एक्सरसाइज जो हमारे जो है बॉडी को मेंटेन रखने के लिए, हमारे हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए जो हम करते हैं, तो उसकी जो है हम टाइप, क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ एक्सरसाइजेस पढ़ेंगे। अब सबसे पहले एक्टिविटी क्या है। ये हमारे पास एक ऐसा एनर्जेटिक एक्शन होता है या मूवमेंट की चेंजेस को हम कहते हैं, जो लोग जो है वो इस वजह से करते हैं ताकि खुराक को हासिल कर सके, ताकि जो है वाटर को हासिल कर सके, अपने आप को जो है ट्रॉमा से बचा सके और अदर बेसिक नीड्स को पूरा किया जा सके। तो एक्टिविटी हमारे पास वो एनर्जेटिक एक्शंस होते हैं। इसकी एक और डेफिनेशन है कि बॉडी की वो मूवमेंट जो स्केलेटल मसल्स, हमारे जो स्केलेटल मसल्स हैं जो कि वॉलेंट्री हैं, यानी ये हमारे अपने कंट्रोल में हैं, हम इनको अपनी मर्जी से चलाते हैं, तो वो स्केलेटल मसल्स होते हैं। तो स्केलेटल मसल्स की मूवमेंट के कहते हैं जो कि जिनको एनर्जी रिक्वायर होती है ताकि वो हमारे हेल्थ को जो है वो बेनिफिट पहुंचा सकें। इसके की फैक्ट्स क्या होंगे कि जिनकी जो है फिजिकल एक्टिविटी जो है वो हर 10 में से एक जो बंदा है वो एक्टिविटी इंटॉलरेंस का शिकार है, वो इनसफिशिएंट फिजिकल एक्टिविटी का शिकार है, जो कि डेथ की वजह बनते हैं। क्योंकि जो बंदा एक्टिविटी नहीं करता तो उनमें हर तरीके के डिजीज़ेस, हार्ट डिजीज़ेस हो गए, स्ट्रोक हो गए, तो इस तरह के जो डिजीज़ेस होते हैं वो जल्दी अटैक करते हैं, इस वजह से वो डेथ की तरफ जाते हैं। इसके अलावा जो इनसफिशिएंट फिजिकल एक्टिविटी होती है वो हमारे पास नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस के लिए जो है वो एक रिस्क फैक्टर है। अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस कौन सी डिजीज़ होती हैं जो कि नहीं लगती, और ये जो है क्रॉनिक डिजीज़ेस होती है। तो जिस तरह मैंने पहले कहा कि एक्टिविटी इनसफिशिएंसी की वजह से कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ेस डेवलप होती हैं, कैंसर डेवलप होता है एंड डायबिटीज़ डेवलप होती हैं। और अगर किसी पेशेंट को पहले से ये डिजीज़ेस है और उसके बाद भी वो अपने फिजिकल एक्टिविटी पे जो है वो फोकस नहीं कर रहा, तो ये कॉम्प्लिकेशंस की तरफ जो है जा सकती हैं, जिस तरह डेथ अकर हो सकती हैं। अब फिजिकल एक्टिविटीज़ के जो है वो हमारे पास बहुत से हेल्थ बेनिफिट है, जिसका सबसे मेन क्या है हमारे पास, ये प्रिवेंट करता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस को। अगर ग्लोबली देखा जाए तो हर 4 में से जो एक बंदा है वो एक्टिव नहीं है। तकरीबन 80% से ज़्यादा जो वर्ल्ड एडोलेसेंट पॉपुलेशन है, यानी जो बलोगत की जवान पॉपुलेशन है, वो फिज़िकली जो है वो एक्टिव, जो उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी है वो इनसफिशिएंट है, वो ज़्यादा एक्टिव नहीं है। जो पॉलिसीज़ जो हैं जो इनसफिशिएंट फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को जो है वो एड्रेस करती हैं, तो वो तकरीबन 56% ऑफ डब्ल्यूएचओ मेंबर स्टेट के अंदर अभी भी जो है वो ऑपरेशनल है। और ये जो बाकी के पॉलिसीज़ हैं जहाँ पर अप्लाई नहीं है, तो वहाँ पर चाहे जवान हैं या चाहे ओल्ड एज हैं, वो क्या है, वो एक्टिविटी इंटॉलरेंस का, फिजिकल एक्टिविटी इनसफिशिएंट के शिकार हैं। डब्ल्यूएचओ के मेंबर स्टेट ने जो है वो उसने जो है जो पॉलिसीज़ बनाई थी, तो उसकी वजह से जो है तकरीबन 10% बाय 2025 तक, अभी तक 10% जो है वो इसमें जो है वो इम्प्रूवमेंट आई है। जो फिज़िकल एक्टिविटी है उसकी जो है उसमें इम्प्रूवमेंट आई है। अब हमारे पास कहते हैं फिजिकल एक्टिविटी है क्या। डब्ल्यूएचओ ने फिजिकल एक्टिविटी को इस तरीके से डिफाइन किया है, ये डेफिनेशन आप लोग एमसीक्यूज के लिए भी याद रखें कि एनी बॉडीली मूवमेंट, कोई भी बॉडी मूवमेंट है जो कि स्केलेटल मसल, वो मसल जो कि हम अपनी मर्जी से यूज करते हैं,
वो स्केलेटल मसल्स की वो मूवमेंट प्रोड्यूस करना, वो मूवमेंट करना जो कि एक एनर्जी जो है उसको चाहिए होती है, वो एनर्जीज जो कि तमाम वर्किंग जो जितनी भी हमारे पास काम करने के लिए ज़रूरी होती है, चाहे वो खेलना है, चाहे वो सफ़र करना है, चाहे वो घर के काम है, चाहे वो बाहर के काम है। तो ये इन सब के लिए उस एनर्जी का रिक्वायर होना, जो एनर्जी जो है वो हम बॉडीली मूवमेंट और स्केलेटल मसल्स की मूवमेंट से हमें मिलती है, तो वो फिजिकल एक्टिविटी कहलाती है। जो ज़्यादातर जो है इस बात पे कंफ्यूजन होती है, फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज को जो है वो एक ही जो है टर्म कंसिडर किया जाता है, लेकिन ये इसी तरह नहीं है। जो हमारे पास एक्सरसाइज का वर्ड है वो बेसिकली फिजिकल एक्टिविटी की ही एक सब कैटेगरी है। जो फिजिकल एक्टिविटी का जो वर्ड है वो ब्रॉडर टर्म है, और हम एक्सरसाइज को जो है फिजिकल एक्टिविटी की एक टाइप कह सकते हैं, लेकिन ये दोनों सेम नहीं होते। एक्सरसाइज जो होती है वो हमारे पास प्लान्ड होती है, स्ट्रक्चर्ड होती है, रिपीटेटिव मूवमेंट्स जो है वो हम उसमें करते हैं। अगर आप जिम जाएं तो जिम में जो है वो डिफरेंट एक्सरसाइजेज मशीन्स होते हैं, तो वो क्या होते हैं कि उनके लिए पूरा एक प्लान बनाया जाता है। वो एक स्ट्रक्चर्ड मशीन्स होती हैं, स्ट्रक्चर्ड डिवाइसेस जो है उनको यूज़ किया जा सकता है। और दोनों जो है हमारे पास हेल्थ बेनिफिट्स के लिए दोनों जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, फिजिकल एक्टिविटी भी और एक्सरसाइज भी। एक्सरसाइज यही हमारे पास एक फिजिकल एक्टिविटी की टाइप है जो कि प्लान्ड होगी, स्ट्रक्चर होगी, रिपीटेटिव मूवमेंट होगी बॉडी की, जो कि क्या करेगी, फिजिकल फिटनेस को जो है वो मेंटेन करेगी। इसकी एक और डेफिनेशन है कि ये वो फिजिकल एक्टिविटी होती है जिसमें हम बॉडी की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी फिटनेस और हेल्थ को जो है वो इम्प्रूव करने के लिए जो है वो हम प्लान करते हैं, और इसको जो है एज अ थेराप्यूटिक मेजर भी जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं। अब इस पॉइंट का मतलब ये है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो उस एक्सरसाइज के रिजल्ट में हमारी बॉडी में जो है वो एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं। जो एंडोर्फिन्स हार्मोन्स होते हैं तो वो जो है हमारे मूड को, हमारी मेंटल हेल्थ को भी जो है वो ठीक रखते हैं। तो जिन लोगों को डिप्रेशन या कोई भी ऐसी मेंटल हेल्थ डिजीजेस प्रॉब्लम होती है तो उनको सबसे ज़्यादा जो है वो एक्सरसाइज की तरफ भी जो है उनको लेकर आते हैं, क्योंकि ये भी उनके एक जो है एक इलाज का हिस्सा होती हैं। अब हमारे पास जो है फिजिकल एक्टिविटीज़ को जो है वो हमने बड़ी सतह पर जो है दो हिस्सों में डिवाइड किया है, एक एरोबिक एक्सरसाइज और एक हमारे पास है एनएरोबिक एक्सरसाइज। और स्ट्रेंथ और इंड्योरेंस एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग हमने फिर इनको मज़ीद 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया है इसी एरोबिक और एनएरोबिक को, जिसमें हमारे पास आता है आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक एंड आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइजेज जो है पेपर के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से 3-4 एमसीक्यूज ज़रूर आते हैं। अब एरोबिक एक्सरसाइज कौन सी होती हैं? ये वो एक्सरसाइज होंगी जो आपके ब्रीथिंग रेट और हार्ट रेट को इंक्रीज कर लेंगी। तो इसमें हमारे पास जो है क्या मतलब है इसका एरोबिक एक्सरसाइज, इसमें जो है बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा मूवमेंट करेगी, जिसकी वजह से हार्ट रेट और ब्रीथिंग रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हमारी बॉडी को जो है वो हाई अमाउंट में ऑक्सीजन जो है वो चाहिए होगी, क्योंकि वो उसी तरीके से जो है वो यूज़ हो रही होगी। इसकी एग्जांपल है हमारे पास स्विमिंग, रनिंग, brisk walking and cross country skiing are all forms of aerobic exercises। तो ये एग्जांपल्स आप लोगों ने याद रखने हैं। अब एनारोबिक एक्सरसाइज ये क्या होती है कि ये इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी है, लेकिन ये सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए या कुछ मिनट्स के लिए होंगी। जो एरोबिक एक्सरसाइज होती है ये हम जो है कंटिन्यूस कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम स्विमिंग कर रहे हैं तो वो भी हम कंटिन्यूस कर रहे हैं, अगर हम भाग रहे हैं या अगर हम स्काई डाइविंग कर रहे हैं या स्काइंग कर रहे हैं, जो ये पर्सन जो है ये स्नो स्काइंग कर रहा है, तो ये क्या होता है, क्रॉस कंट्री स्काइंग इसको बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा कि ये कंटिन्यूज होगा। इसके कंट्रास्ट में जो एनारोबिक होते हैं वो कुछ सेकंड्स या कुछ मिनट के लिए होते हैं, और ये इनका मकसद क्या होता है, मस्कुलर स्ट्रेंथ को डेवलप करना, मस्कुलर एंड्योरेंस को और फ्लेक्सिबिलिटी को।
अब इसकी एग्जांपल है हमारे पास लिफ्टिंग वेट्स। जो हम वेट लिफ्ट करते हैं तो ये बिल्कुल थोड़ी देर के लिए होता है, या जो हम पुशअप्स करते हैं और जो हम स्प्रिंटिंग करते हैं, तो ये क्या है, ये एक ऐसी एक्सरसाइजेज होती है जो कि कुछ सेकंड्स या कुछ मिनट्स के लिए की जाती हैं, तो ये एनारोबिक एक्टिविटीज होगी। अब स्ट्रेंथिंग के अकॉर्डिंग जो हमने इन दोनों को 3 क्लासिफाई किया था, उनका जो पहला है वो है आइसोमेट्रिक। ये वो एक्सरसाइज होगी जिनमें जो मसल्स होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे और कुछ हद तक जो है बॉडी मूवमेंट करेगी। अगर आप आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस अगर कोई पर्सन रेगुलर बेस पे करता है तो उसके जो मसल्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। जिस तरह हमारे पास प्लैंक्स जो है, ये हमारे पास क्या है, प्लैंक्स है, पुशिंग अगेंस्ट अ वॉल, हमारे पास क्लाइंबिंग हो गया, माउंटेन बाइकिंग हो गई, मोटर क्रॉस, ग्रिप एंड अपर बॉडी स्ट्रेंथ हो गई, जूडो रेसलिंग हो गई, जिम्नास्टिक्स हो गई और हॉर्स बैक राइडिंग हो गई। तो ये हमारे पास वो एक्सरसाइजेज हैं जिनमें जो है हमारे मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और बॉडी जो है वो कुछ मूवमेंट जो है वो काज करती है, और अगर ये रेगुलर बेस पे किया जाए तो हमारे मसल्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग रहते हैं। अब आता है आइसोटोनिक। अब इनमें क्या होगा कि इनमें मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स दोनों होंगे और ये एक फुल रेंज ऑफ मोशन शो करेंगे। आइसोमेट्रिक क्या था, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट थे और बॉडी लिटिल मूवमेंट शो करी थी। आइसोटोनिक इसमें कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्सेशन दोनों है और रेंज ऑफ मोशन जो है वो भी फुल है। आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस की जो है रिपीटेशन से जो है वो हम मस्कुलर स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस दोनों डेवलप कर सकते हैं। अब इनमें हमारे पास आता है पुल अप्स में क्या होगा कि ये जो पर्सन है ये अपने मसल जो है उसको कॉन्ट्रैक्ट भी कर रहा है और उसको रिलैक्स भी कर रहा है। इसी तरह जो हम लिफ्टिंग करते हैं, जो बाइसेप्स कर्ल जो है, इस तरह डिफरेंट एक्सरसाइजेस पिक्चर्स में आपको शो किए गए हैं। तो ये क्या होता है कि इनमें मसल्स जो है वो मुसलसल कॉन्ट्रैक्ट भी हो रहे हैं और रिलैक्स भी हो रहे हैं। तो इसकी वजह से भी क्या हो रहा है, हमारी जो मूवमेंट है वो फुल रेंज ऑफ मोशन शो कर रही है। अब आता है आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज। अब इसमें जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं वो एक कांस्टेंट रेट पर हो रहे हैं। ये एक्सरसाइजेस जो है उसको हम किस एज अ थेरेपी जो है वो यूज कर सकते हैं कि अगर किसी पर्सन को इंजरी हो गई है तो हम अपने मसल स्ट्रेंथ को दोबारा से रीबिल्ड करने के लिए जो है ये एक्सरसाइजेस करते हैं। इनमें हमारे पास फिटनेस मशीन्स आ गए, हमारे पास स्टेशनरी बाइक्स, बेंच ब्रेक्स मशीन, ये एक ऐसी मशीन्स होती हैं जिनमें जो हमारे जो मसल्स होते हैं वो कांस्टेंट रेट पर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं। अब एक्टिविटी टॉलरेंस, ये हमारे पास वो टाइप और वो अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज है या डेली एक्टिविटीज़ हैं जिसमें जो है एक इंडिविजुअल इतना कैपेबल हो कि वो एक्टिविटी को जो है वो परफॉर्म कर सके विदाउट एनी एडवर्स इफेक्ट। बेसिकली एक्टिविटी टॉलरेंस जो है वो एबिलिटी होती है एक इंडिविजुअल की कि वो किस हद तक एक एक्टिविटी को जो है वो बर्दाश्त कर पा रहा है और उसको परफॉर्म कर रहा है। ये एक रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज का प्रोग्राम है जिसको हम जो है हर एक इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग जो है वो सेट करते हैं, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल का जो एक्टिविटी टॉलरेंस होता है वो एक दूसरे से चेंज होता है। तो हम इस एक्टिविटी टॉलरेंस के बेस पर एक इंडिविजुअल के लिए फिजिकल एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज जो है वो जो है प्लान करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई पेशेंट जो है वो वॉक तो सही तरीके से कर रहा है, लेकिन अगर उसी पेशेंट को हम जो है उसके फिटनेस जो प्लान है उसमें हम रनिंग कर दें और वो रनिंग जो है वो उसके हार्ट पे जो है वो इफेक्ट हो रहा है, इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट कर रहा है, तो ये जो है बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि हर एक पेशेंट की बॉडी का, हर एक क्लाइंट की बॉडी का जो टॉलरेंस है वो अलग है एक दूसरे से, तो उस अकॉर्डिंग हम करते हैं। मोबिलिटी हम सिंपल मूवमेंट को बोलते हैं, सिंपल एक्टिविटी को बोलते हैं। रेंज ऑफ मोशन हम जॉइंट के जो है जॉइंट के मोशन को बोलते हैं कि हमारी जो जॉइंट जो है वो किस हद तक जो है वो मूवमेंट कर सकती हैं। और जॉइंट मोबिलिटी
वो डिग्री या वो हद जिसमें जो है वो दो बोन्स की आर्टिकुलेशन होती है विदाउट बीइंग रिस्ट्रिक्टेड। मतलब ये इसमें हम एक हद तक जो है देखते हैं कि एक जॉइंट की क्या हद है कि वहां तक वो अपने जो है बगैर अपने आप को नुकसान किए एक जॉइंट जो है वो मोबिलिटी जो है वो अकर हो सकती है वहां पे। बॉडी अलाइनमेंट क्या होती है कि इसमें हम रिलेशनशिप को जज करते हैं एक बॉडी का दूसरी बॉडी के साथ। बॉडी अलाइनमेंट जो है वो इस बात को रेफर करती है कि जो हमारे पास हेड है, शोल्डर्स है, स्पाइन्स, हिप्स, नीज एंड एंकल, तो ये किस तरीके से जो है एक ही लाइन पर हैं और एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड हैं। तो ये क्या है? बॉडी अलाइनमेंट। इसको हम ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स भी कहते हैं कि इसमें क्या होता है कि हम बॉडी पार्ट्स के एक दूसरे के रिलेशंस को देखते हैं। जो गुड अलाइनमेंट होती है वो बैलेंस और बॉडी फंक्शन को मैक्सिमाइज करती है। अगर एक पेशेंट का फॉर एग्जांपल स्पाइन में प्रॉब्लम है तो उनकी जो बॉडी अलाइनमेंट होती है उनमें क्या आ जाता है? चेंजेस आ जाती हैं। तो जिस पर्सन का जो है बॉडी अलाइनमेंट जो है वो ठीक होती है तो उस पेशेंट का बैलेंस और बॉडी फंक्शंस भी क्या होता है? वो मेंटेन रहता है। अब प्रॉपर स्टैंडिंग बॉडी अलाइनमेंट, अगर हमें एज अ नर्स किसी पेशेंट का, किसी क्लाइंट का बॉडी अलाइनमेंट देखना है तो उसके लिए हमारे पास जो है जिस तरह पिक्चर में शो किया गया है कि हमने उसको जो है उसके हेड को ऊपर रखना है, उसके आईज जो है वो स्ट्रेट होने चाहिए, उसकी नेक जो है वो स्ट्रेट होनी चाहिए, बैक जो है वो स्ट्रेट होनी चाहिए, उसके आर्म रिलैक्स होने चाहिए, चेस्ट जो है वो आउट साइड पर होनी चाहिए, अब्डोमिनल मसल्स जो है वो अंदर साइड पर होने चाहिए, नी जो है वो स्लाइडली फ्लेक्स्ड हो और जो फीट हैं और जो टोज हैं, फीट जो है स्ट्रेट होने चाहिए और जो टोज हैं उनकी जो डायरेक्शन है वो फॉरवर्ड होनी चाहिए। तो ये एक प्रॉपर बॉडी अलाइनमेंट पोजीशन होती है जिसमें हम किसी पर्सन की बॉडी अलाइनमेंट को चेक करते हैं। अब बॉडी मैकेनिक्स अगर आप लोग ये कह लें कि जो अभी तक हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी उन सबको मिलाकर जो अगर एक ब्रॉडर टर्म बनाया जाए, एक निचोड़ बनाया जाए तो वो बॉडी मैकेनिक्स होता है। अब वो किस तरीके से? बॉडी मैकेनिक्स क्या होती है कि बॉडी को एफिशिएंट, कोऑर्डिनेटेड और सेफ तरीके से यूज करना मोशन को और बैलेंस को प्रोड्यूस करने के लिए, तो वो हमारे पास बॉडी मैकेनिक्स कहलाती है। इसमें हमारे पास बॉडी अलाइनमेंट आ जाएगी, पोस्चर, बैलेंस आ जाएगा, स्टेबिलिटी और कोऑर्डिनेटेड बॉडी मूवमेंट। तो इसमें हमारे पास ये तीनों चीज़ें जो हम पिछले जो है एक्सरसाइजेज और फिजिकल एक्टिविटी पढ़े, तो बॉडी मैकेनिक्स उन सब से जो है एक ब्रॉडर टर्म जो है वो उसको आप कह सकते हैं। अब प्रिंसिपल्स क्या हैं बॉडी मैकेनिक्स के लिए? उसमें क्या है कि आप अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी बॉडी मैकेनिक्स जो है वो प्रॉपर है या नहीं, तो इसके लिए क्या होगा कि आप अपने जो लोड आप उठाने जा रहे हैं उसको आप एसेस करें और जो डायरेक्शन ऑफ वर्क है उसको आप फेस करें। जिस डायरेक्शन में आप काम कर रहे हैं तो उसी डायरेक्शन पर आप फेस करें ताकि इंजरी जो है वो काज ना हो। आप अपने बैक को जो है वो स्ट्रेट रखें और जो ऑब्जेक्ट है उसको अपने बॉडी के करीब रखें तो वो जो है आप उसको सही तरीके से जो है वो पकड़ सकेंगे। और आपने ट्विस्ट नहीं करना और या पुश या पुल नहीं करना, सिर्फ उस ऑब्जेक्ट को जो है वो उठाना है। ये जो डायग्राम शो की गई है ये बेसिकली बॉडी मैकेनिक्स के प्रिंसिपल्स को शो करने के लिए जितनी भी हमारे पास थ्योरी में ये लिखा हुआ है ये पिक्चर के अकॉर्डिंग भी जो है आपको समझाया गया है। अब वो फैक्टर्स जो कि बॉडी अलाइनमेंट को, उनकी एक्टिविटी को जो है वो इफेक्ट करेंगे, उनमें हमारे पास आता है ग्रोथ, डेवलपमेंट। अब जिस तरीके से एक जो है ग्रोथ होती है तो उसकी जो एक्टिविटीज़ होती है वो ज़्यादा होती हैं और जिस तरीके से इंसान की जब एज होती है वो जब एजिंग प्रोसेस में शुरू हो जाता है तो उसकी जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है वो भी रिड्यूस होना शुरू हो जाती है। तो ये भी बॉडी अलाइनमेंट को जो है वो डिस्टर्ब करती है। अगर आपने देखा हो तो बहुत से ऐसे ओल्डर अडल्ट्स होते हैं फिर वो जो स्पाइन होता है उनका सही तरीके से जो है वो नहीं होता, वो ऐसे झुक कर चलते हैं, वो उनकी बॉडी अलाइनमेंट में जो है वो चेंजेस आ जाती हैं एजिंग की वजह से। फिजिकल हेल्थ जो है अगर वो ठीक नहीं है, मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, न्यूट्रिशन भी इफेक्ट करती है, पर्सनल वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स ये भी हमारे पास जो है बॉडी अलाइनमेंट को इफेक्ट करता है। ये क्यों वर्ड यूज किया गया है?
इसमें बेसिकली डिसिप्लिन की बात हो रही है कि जो बंदा अपने आप को डिसिप्लिन रखता है तो उसका अपनी हेल्थ की तरफ, अपने फिटनेस की तरफ भी उसका ख्याल होगा। लेकिन अगर एक बंदा खुद ही इस सब के बारे में नहीं सोच रहा तो वो क्या होता है कि उसकी बॉडी अलाइनमेंट, उसकी एक्टिविटी डिस्टर्ब होती है। दूसरे कई फैक्टर्स हो सकते हैं। अब एक्सरसाइज के जो है वो फायदे क्या हैं? ये जो है साइको न्यूरोलॉजिक सिस्टम, ये ब्रेन पर क्या करेगी कि ये एक वेल बीइंग के सेंस को, यानी वेलनेस की तरफ बॉडी को लेकर जाएगी, सेल्फ स्टीम को इम्प्रूव करेगी और जो हमारी एनर्जी लेवल है उसको इंक्रीज करेगी एक्टिविटी ऑफ डेली लाइफ को परफॉर्म करने के लिए। रिस्पायरेटरी सिस्टम में ये रिस्पायरेटरी सिस्टम को क्या करेगी? इम्प्रूव करेगी। मेटाबॉलिक सिस्टम में ये मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज कर लेगी, जिसकी वजह से फैटी एसिड्स का यूज जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल मेंटेन रहेगा। यूरिनरी सिस्टम में ये यूरिनरी स्टेसिस को प्रिवेंट करेगी। मसल और स्केलेटल में ये मसल स्ट्रेंथ को, जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी को, रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज करेगी। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल में ये एपेटाइट, डाइजेशन, एलिमिनेशन को इम्प्रूव करेगी। कार्डियोवास्कुलर में ये ब्लड सप्लाई टू द हार्ट, मसल स्ट्रेंथ को, कार्डिक आउटपुट को इंक्रीज करेगी। और इंटीग्यूमेटरी सिस्टम में ये स्किन इंटीग्रिटी को क्या करेगी? तो इन सब का निचोड़ ये है कि ये पूरी बॉडी के हमारे 11 सिस्टम्स पर जो है वो एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी का जो है एक बहुत बड़ा असर है। अब साइकोलॉजिकल बेनिफिट क्या होंगे? जिस तरह हमने पहले बात की कि एक्सरसाइजेस से एंडोर्फिन्स जो है वो रिलीज होता है, जिसकी मूड जो है वो इफेक्ट होगा। और दूसरा जो है ये क्या करता है कि ये पेन जो होता है उस पेन मैसेजेस को जो है ये ब्लॉक कर लेता है। तो ये बेसिकली जो इंजरी होती है उससे जो है वो रिस्टोर होने में जो है ये मदद करते हैं। जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं वो मोर सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं, फोकस्ड होते हैं, उनका एक लाइफ डिसिप्लिन जो है वो मेंटेन होता है। और जो लोग जो है वो एक्सरसाइज रोजाना करते हैं तो उनका जो स्ट्रेस लेवल होता है वो भी रिड्यूस होता है। सोशल बेनिफिट्स क्या होते हैं? एक्सरसाइज जो है वो एक फन भी है और ये जो है अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एक बॉन्ड बनाने का जो है वो मौका भी है। और फिजिकल एक्टिविटी जो है न्यू रिलेशनशिप्स को बिल्डअप करने में भी आपकी मदद करती है, क्योंकि इसका साइकोलॉजिकल बहुत बड़ा असर होता है। अगर कोई जो है पर्सन है वो किसी भी वजह से जो है वो सोशली एक्टिव नहीं है तो ये क्या करता है कि फिजिकल एक्टिविटी ब्रेन पर करता है, तो आप जो है न्यू रिलेशनशिप्स जो है वो फिर बनाने लगते हो, आप सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन करते हो। अब इफेक्ट्स क्या है इन मोबिलिटी के? अगर कोई पर्सन ये एक्सरसाइजेस नहीं करता तो अब जितने भी हमने इसके बेनिफिट्स पढ़े थे तो ये उलट हो जाएंगे। अगर हम साइको न्यूरोलॉजिक सिस्टम से स्टार्ट करें तो जो सेल्फ स्टीम ज़्यादा हो रहा था वो कम हो जाएगा, तो सोशल डेवलपमेंट जो है वो भी कम हो जाएगी। रिस्पायरेटरी डिफ़िकल्टीज़, मेटाबॉलिक डिफ़िकल्टीज़, यूरिनरी सिस्टम पर इफेक्ट आएगा, मस्कुलर सिस्टम पर, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल, जितने भी हमारे पास सिस्टम थे उन सब पे क्या आ जाएगा? फ़र्क आ जाएगा। अब अगर हम नर्सिंग प्रोसेस को जो है एक्टिविटी के साथ रिलेट करें तो उसकी हम असेसमेंट जो है वो किस तरीके से कर सकते हैं कि हमें पता चल सके कि इस पेशेंट का एक्टिविटी एक्सरसाइज पैटर्न किस तरीके से। तो हम असेस करेंगे उसका एक्टिविटी लेवल, मोबिलिटी प्रॉब्लम्स, एक्सरसाइज, फिटनेस गोल्स। देन हम उनका जो गेट है यानी उनकी जो फिजिकल अपीयरेंस है, अलाइनमेंट, बॉडी अलाइनमेंट, मसल मास और टोन, उसको हम असेस करेंगे। उस असेसमेंट के बेस पर हम डायग्नोसिस करेंगे एक्टिविटी इंटॉलरेंस, इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी, सेल्फ केयर डेफिसिट, impaired skin integrity, altered urinary elimination, risk for injury, ineffective breathing patterns। तो ये क्या है कि इस बेस पर हम क्या करेंगे? डायग्नोस करेंगे। देन हम जो पेशेंट की नीड होती है उसके अकॉर्डिंग हम प्लानिंग करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, चाहे वो पोजीशनिंग हो, ट्रांसफरिंग हो, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज हो, या वो जो है बेड की जो है मूविंग या टर्निंग हो, तो उस बेस पर हम उनको इम्प्लीमेंटेशन देंगे। देन हम एवाल्युएशन में चेक करेंगे कि हमारी जो प्लानिंग है वो कंप्लीट हुई या नहीं हुई। तो यही तक थी आज की वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन और नेक्स्ट वीडियोस के लिए हमारे साथ कनेक्टेड रहिए।